हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री और उसमें हमने कुछ एलिमेंट्स के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं उनके बारे में स्टडी किया है, जिसमें कि लेड है, लिथियम, एल्यूमिनियम, टिन। ठीक है ना। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे टाइटेनियम के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो जिस तरह से हम बाकी के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को किसी अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से प्रिपेयर करते हैं, इस तरह से हम टाइटेनियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को भी क्या कर सकते हैं, लिथियम का जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है मिथाइल लिथियम, इससे प्रिपेयर कर सकते हैं और इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम किसके साथ में, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के साथ। ठीक है। आपको पता है कि टेट्राक्लोराइड में से ये जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल आयन से ज्यादा होती है, और अगर यहाँ पे इस लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक में देखेंगे तो मिथाइल ग्रुप की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है। तो ये चार जो मिथाइल ग्रुप्स हैं वो इन क्लोराइड आयंस को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा टेट्रामिथाइल टाइटेनियम। ठीक है। और साथ में मिलेंगे हमें लिथियम क्लोराइड के 4 मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो। अब ये जो मिथाइल ग्रुप हमने लिया है इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, हम C6H5 भी ले सकते हैं, या कोई दूसरा जो भी आपको एल्किल ग्रुप या एराइल ग्रुप यहाँ पे टाइटेनियम के साथ में जिसका भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपको बनाना हो, वही आप यहाँ पे ये जो एल्किल ग्रुप है वो आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है ना। इसी तरह से हम इसको और बना सकते हैं। अगर आप साइक्लोपेंटाडाइन क्या होती है, साइक्लोपेंटाडाइन होती है ये, ठीक है, ये साइक्लोपेंटाडाइन, ये 2 डबल बॉन्ड्स तो डाईईन हो गए। और अगर इसका ये जो हाइड्रोजन है इसको अगर हम रिप्लेस कर दें, ये जो हाइड्रोजन है इसको अगर हम रिप्लेस कर दें और इसकी जगह क्या ले आए हैं, इसको हम सोडियम के साथ में ट्रीट कर देते हैं। तो सोडियम के साथ में जब अगर हम ट्रीट करेंगे तो ये हमारे पास में क्या बनेगा, साइक्लोपेंटाडाइनिल सोडियम, ये फॉर्म हो जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के साथ में और कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे। ठीक है ना। और कुछ प्रेशर के साथ। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप, पहली बात तो ये है कि ये जितने भी क्लोरीन है वो सारे के सारे क्लोरीन क्या हो जाएंगे, रिप्लेस, मतलब यहां से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है। और ये जो सोडियम है ये यहां से रिमूव होगा, और यहाँ ये जो पाई बॉन्ड्स हैं, आप यहाँ पे मैं आपको शुरू में शायद आपको बताया था कि 2 तरह के ये जो मेटल और कार्बन के बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है, ठीक है ना, ये जो बॉन्ड है ये 2 तरह के होते हैं। पहला जो बॉन्ड होता है वो होता है सिग्मा टाइप, और दूसरा जो बॉन्ड होता है वो होती है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्डिंग कब होती है, सिग्मा बॉन्डिंग तब होती है जब कोई भी मेटल का जो खाली ऑर्बिटल है, एम्प्टी ऑर्बिटल, और जो भी हमारे पास में कार्बन का लिगेंड या एटम या मॉलिक्यूल जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका फिल्ड ऑर्बिटल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसका जो वेकेंट डी ऑर्बिटल है वो क्या करेगा, इसका जो लोन पेयर है ये लोन पेयर इसको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है। और कार्बन डायरेक्टली इसके साथ में बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे बनता है डायरेक्ट बॉन्ड। ठीक है ना, डायरेक्ट बॉन्ड। लेकिन ये कब बनेगा, जब हम सिग्मा बॉन्ड प्रिपेयर कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर आपको यहाँ पे पाई बॉन्ड जब बनता है तो क्या होता है, पाई बॉन्ड जब बनेगा जब इस तरह से मान लीजिए कि एक एथीन हमारे पास में है, और ये जो पाई बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, ये वाला पाई बॉन्ड, ये डायरेक्टली यहां से इसका, अब ये क्योंकि ये एम्प्टी नहीं है, यहाँ पे जो अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन की वजह से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये एम्प्टी ऑर्बिटल यहाँ पे पाया जाएगा। ठीक है ना। और क्योंकि एम्प्टी ऑर्बिटल के लेटरल ओवरलैपिंग के थ्रू ही तो पाई बॉन्ड बनते हैं,
अब ये एम्प्टी ऑर्बिटल क्या करेगा, जो मेटल प्रेजेंट है वो मेटल के पास में क्या होगा, वो मेटल के पास में होगा कोई एक फिल्ड ऑर्बिटल। फिल्ड ऑर्बिटल, ये फिल्ड ऑर्बिटल इस लिगेंड के एम्प्टी ऑर्बिटल को अपना लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो इस तरह का बॉन्ड जो बनेगा, अगर यहाँ ऊपर वाले केस में देखें तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बन जो है वो डोनर की तरह बिहेव कर रहा है और मेटल जो है वो एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है ना, मतलब कि जब बॉन्ड इस तरह से बन रहा है तो यहाँ पे कार्बन जो है वो क्या कर रहा है, डोनर कर रहा है इस तरह से। लेकिन जब यहाँ इस तरह से पाई बॉन्डिंग होगी, ये तब होगा जब क्या बन रही है, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जब बन रहा है मेटल और जो कार्बोनिल ग्रुप है, सॉरी जो कार्बन का ग्रुप है उसके साथ में इस, ठीक है ना। लेकिन अगर मेटल का फील्ड ऑर्बिटल कार्बन के एम्प्टी ऑर्बिटल में, जो मैं यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड में बता रहा हूँ, जो एम्प्टी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, इसमें अपना क्या करेगा, लोन पेयर देगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि मेटल ने डोनर की तरह बिहेव किया और कार्बन का जो ग्रुप है उसने एक्सेप्टर की तरह बिहेव किया। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या बनते हैं, पाई बॉन्ड ये फॉर्म होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड के साथ में डायरेक्टली अटैच्ड होता है। जो है आप यहाँ पे देख रहे हो, ये पाई बॉन्ड के साथ में डायरेक्टली अटैच्ड है। ठीक है, तो इस तरह की जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, वो इस तरह की बॉन्डिंग को आप बोलोगे पाई बॉन्ड। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई। और दूसरा, ये पाई बॉन्ड में अगर इसको और यहाँ इस तरह से देखें, जैसे कि ये मिथाइल, जो हमने यहाँ पर एल्कीन ली है, ये एथीन ली है, ये दो तरह से रिएक्शन कर सकती है। कैसे रिएक्शन कर सकती है कि अगर हम इसको मेटल के साथ देखें तो ये मेटल के साथ में कुछ इस तरह से भी बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर क्या बॉन्ड बना है, यहाँ पर कार्बन के साथ में बना है, सिर्फ अकेला एक कार्बन एटम है जो इस मेटल के साथ में बॉन्ड बना करके खवा है और यहाँ पे सिग्मा टाइप की बॉन्डिंग हुई है। लेकिन दूसरे केस में ये क्या कर सकता है, दूसरे केस में ये कर सकता है कि ये जो हमारे पास में डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसका एम्प्टी ऑर्बिटल मेटल के फिल्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो यहाँ जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी, वो बॉन्डिंग होगी कुछ इस तरह की, और ये एम्प्टी है ना, हाँ ये इस तरह, ये मेटल। तो इस तरह की बॉन्डिंग जो होगी वो कैसी होगी, वो होगी हमारे पास में पाई बॉन्ड टाइप की। ठीक है, तो दो तरह की बॉन्डिंग ये यहाँ पर करता है। तो मैं जो आपको यहाँ पर ऊपर बात कर रहा था, तो यहाँ पर आप देखो कि साइक्लोपेंटाडाइन में या साइक्लोपेंटाडाइनल में क्या है, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो अगर ये यहाँ पर रिप्लेस होकर के ये जो मेटल आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये तो मेटल है ही। ठीक है, एक मेटल कार्बोनिल यहाँ पे बना रहा है कि ये मेटल ग्रुप है, और ये मेटल है, और ये यहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइनिल ऑर्गेनिक ग्रुप है, और यहाँ पे ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सोडियम का फॉर्म हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस पे करोगे, तो ये क्या करेगा, ये जो डबल बॉन्ड बन रहे हैं, ये जो डबल बॉन्ड है, ये अनसैचुरेटेड बॉन्ड क्या करेंगे, ये एक्सेप्टर का काम करेंगे और यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपका आएगा। तो मैं इसको यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ कि ये हमारे पास में सोडियम साइक्लोपेंटाडाइन है, डाइनिल है, सोडियम सोडियम। ठीक है, और इसको किसके साथ में हमने टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में हमने इसको गर्म किया। तो यहाँ पर आप लिख दो कि पाई बॉन्ड बना रहा है कौन, ये। तो यहाँ पे इसको लिख दोगे कि C5H5 है ना, C5H5। तो ये पाई बॉन्ड बना रहा है और इसके दो जो मॉलिक्यूल हैं वो काम आएंगे, और ये टाइटेनियम और ये जो क्या कहते हैं इसको, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो इसके साथ में इस तरह से क्या बना लेगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फॉर्म कर लेगा, जिसमें दो तरह के लिगेंड या दो तरह के सराउंडिंग एटम ग्रुप्स प्रेजेंट हैं इस टाइटेनियम को जो सराउंड कर रहे हैं। एक तो ये कार्बोनिल ग्रुप और दूसरा ये साइक्लोपेंटाडाइनिल जो कि पाई बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो ये जो साइक्लोपेंटाडाइनिल है ये तो पाई बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ा हुआ है ये किसके थ्रू जुड़ा हुआ है, ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हुआ है। तो ये तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, और ये क्या बना रहा है, ये यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये रिएक्शन आप करा के बता सकते हो।
दूसरा, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें कि जो टाइटेनियम हमारे पास में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी आर प्रेजेंट हो, ठीक है, और ये जो कंपाउंड्स हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड फेज में रहते हैं या स्टेट में रहते हैं, थर्मली बहुत ही अनस्टेबल नेचर के होते हैं, और इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना, उस मेल्टिंग पॉइंट से पहले ही क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। तो बिफोर मेल्टिंग पॉइंट दे डिकम्पोजेस, दे डिकम्पोज, ठीक है। और जो भी एल्किल और एराइल टाइटेनियम बनते हैं वो अनस्टेबल हैं, और ये अकेला एक के साथ में नहीं, सभी तरह के जो टाइटेनियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं, चाहे वो एल्काइल डेरिवेटिव के हों चाहे वो एराइल डेरिवेटिव हो, मतलब ये आर जो है वो एल्किल भी हो सकता है और एराइल भी हो सकता है। किसी भी तरह का टाइटेनियम का ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड आप लोगे तो वो जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है, उससे पहले ही क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, और काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो जो एटमॉस्फेरिक एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ में बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और वाटर के साथ में अगर आप इसको, जो मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है उसके साथ में जल्दी से क्या हो जाते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। तो एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। अगर आप इनकी बॉन्डिंग की बात करो तो ये जो कंपाउंड्स हैं ये ज्यादातर क्या दिखाते हैं, ये ज्यादातर अगर एल्किल ग्रुप के साथ में होते हैं तब तो ये TiR4 टाइप का होता है, लेकिन अगर एराइल ग्रुप के साथ में होता है तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं R2 टाइप का, ठीक है। तो ये एक टाइप के सैंडविच कंपाउंड्स होते हैं, जो मैं आपको पहले फेरोसीन के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना, जैसे आपका साइक्लोपेंटाडाइनिल और एक ये दूसरी साइक्लोपेंटाडाइनिल इस तरह से, और यहाँ पे टाइटेनियम ये इसके बीच में रहता है, और इन दोनों ये जो पाई बॉन्ड्स हैं इनके साथ में ये पाई बॉन्डिंग करता है। तो इस तरह से ये क्या बनाता है, एक सैंडविच कंपाउंड फॉर्म करता है, ठीक है। और जो कार्बन एटम है यहाँ पर आप इस साइक्लोपेंटाडाइनिल में ये जो कार्बन एटम्स जितने भी देख रहे हो ये सारे के सारे क्या है, ये तो सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में है। और इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में आपको पता है कि एक जो p ऑर्बिटल होगा, एक p ऑर्बिटल होगा वो कैसा होगा, अनहाइब्रिड होगा, अनहाइब्रिड, ठीक है ना। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो एक जो p बचता है वो अनहाइब्रिड बचता है। ये जो अनहाइब्रिड कार्बन का जो ऑर्बिटल है, ठीक है, यही क्या करेगा, यही कार्बन का एटम जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट हैं वो जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करने में काम में आता है, ठीक है ना। और कई बार आप इसको इस तरह से भी शो कर सकते हो, इस तरह से, या अगर डिलोकेलाइजेशन पाई बॉन्ड्स की है तो आप यहाँ पे इसको इस तरह से दिखाओगे, तो आप ये जो रिंग बनाई है इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी रिंग के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो डिलोकेलाइज होते हैं। तो जब भी ये जो टाइटेनियम के जो कंपाउंड बन रहे हैं, ठीक है ना, ये जो मैंने आपको बताया ये किसी एक कार्बन एटम के साथ में अटैच नहीं है। अगर एक कार्बन के साथ में अटैच होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, लेकिन अगर ये पूरी रिंग के साथ या दो कार्बन एटम्स के साथ में अटैच होगा तो वो क्या बनाएगा, वो पाई बॉन्ड बनाएगा। जैसे मैं अगर यहाँ पर ये जो मैंने बात करी है इस वाले कंपाउंड में जो मैंने यहाँ पे पाई बॉन्ड बना करके आपको दिखाया है, तो यहाँ पे तो ये यहाँ पे हेप्टासिटी कितनी होगी, हेप्टासिटी मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी ना, हेप्टासिटी। आप मुझे बताओ कि इसकी हेप्टासिटी कितनी है, जो ईटा की वैल्यू है, ये ये जो x है ये कितना होगा, मोनोहेप्टो है, डाइहेप्टो है, ट्राइहेप्टो है, टेट्राहेप्टो है, इतने सारे मैंने बताए थे ना आपको। तो इसकी हेप्टासिटी बताओ, बता सकता है कोई? कोई नहीं। 2। हाँ, इसकी हेप्टासिटी है 2। तो आप इसको रिप्रेजेंट करोगे किससे, ये बाइहेप्टो है या डाइहेप्टो ईटा 2। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डोनर जो है वो ये कार्बन भी है
और ये कार्बन भी है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का ये जो पाई बॉन्ड है ये जो है काम आ रहा है, और ये जब काम आ रहा है तो यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन दोनों को आप डोनर एटम बोलोगे। तो अब मैंने आपको बताया भी था कि हेप्टेसिटी क्या होती है, कि जो भी मेटल वहां पे जितने डोनर एटम्स के साथ में कनेक्टेड है या बॉन्ड बनाएंगे, जो डायरेक्ट बॉन्ड बनाएगा मेटल वो 2 कार्बन के साथ में बना रहा है, और इस वजह से इसकी हेप्टेसिटी 2 हो जाती है। ठीक है, सो अभी देखो बाकी सबको याद ही नहीं है हेप्टेसिटी क्या है, तो मेरे हिसाब से शायद आप लोग पढ़ भी नहीं रहे हो। तो यहाँ पे ये जो टाइटेनियम है, अच्छा इसकी हेप्टेसिटी क्या हो जाएगी? ये जो यहाँ हमने ये जो कंपाउंड बनाया है, ये बिस पाई साइक्लोपेंटा डाइनिल टाइटेनियम, इसकी हेप्टेसिटी कितनी है? इसकी हेप्टेसिटी कितनी है? और हेप्टेसिटी हमेशा लिगेंड की होती है। इसकी हेप्टेसिटी बताओ जरा मुझे, कितना है? 5। 5। ठीक है, क्योंकि वहां पे 5 कार्बन एटम्स हैं और पूरी रिंग के अंदर वो डिलोकलाइज्ड है पाई बॉन्ड्स, इस वजह से किसी भी एक कार्बन को आप वहां पे इंडिकेट नहीं कर सकते। सो ये सारे के सारे कुछ टाइटेनियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स थे, कुछ इनकी प्रॉपर्टीज थी, और जो बॉन्डिंग इसमें होती है टाइटेनियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में, उसके बारे में हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया। नाउ अभी हम बात करेंगे कुछ जो इथाइलिनिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, मेटल इथाइलिनिक कॉम्प्लेक्सेस। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मेटल के साथ में कौन बॉन्ड बनाने वाला है। जो एथीन ग्रुप है या एल्कीन्स है, एल्कीन्स, ये एल्कीन्स एज अ लिगेंड काम आएंगे, मेटल के साथ में बॉन्ड बनाएंगे तो वो इथाइलिनिक कॉम्प्लेक्सेस बन जाएंगे। और सबसे पहला जो मेटल इथाइलिनिक कॉम्प्लेक्स था, जो मैंने आपको शायद जब पहली हमने क्लास ली थी तो मैंने आपको बताया भी था कि फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या था, याद है? मैंने आपको बताया था ज़ाइस सॉल्ट। ये फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था जो सबसे पहले प्रिपेयर किया गया था। फॉर्मूला प्लेटिनम का कंपाउंड था, टेट्राक्लोराइड था, और एक C2H4 जो इथाइलिन थी वो यहाँ पर अटैच्ड थी। ठीक है, और प्लेटिनम जो है वो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसमें होता है, तो 3 तो यहाँ पे नेगेटिव साइन इससे आ गए, ये न्यूट्रल है एथिलीन, इसका कंट्रीब्यूशन 0 है, इसका कंट्रीब्यूशन -3 है, तो यहाँ पे एक माइनस फिर भी बचता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, एक पोटेशियम आता है। तो इस तरह से ये सॉल्ट जो है वो फॉर्म करता है पोटेशियम ट्राइक्लोरो इथाइलिन प्लेटिनेट। ठीक है ना? सो सॉरी, ये 4 में नहीं, ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है ना? अगर ये प्लेटिनम 2 में होगा तभी तो ये -3 आएगा, और यहाँ पर एक माइनस यहाँ पर आएगा। अगर 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता तो 3 माइनस यहाँ से चले गए, तो ये तो एक पॉजिटिव स्टेट में आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, सो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सॉरी। सो पोटेशियम डाइक्लोरो इथाइलिन प्लेटिनेट 2, ये ज़ाइस सॉल्ट होता है, और इस ज़ाइस सॉल्ट को सबसे पहले बनाया गया था। इसके अलावा बाद में ये प्लेटिनम तो था ही, इसके बाद में फिर कॉपर के, सिल्वर के, मर्क्यूरी के, इन सब के भी जो इथाइलिनिक कॉम्प्लेक्सेस थे वो फॉर्म किए गए। तो ज़ाइस सॉल्ट को बनाया किस तरीके से? ज़ाइस सॉल्ट को बनाने के लिए हमने क्या किया था कि प्लैटिनम टेट्राक्लोराइड, अब यहाँ पे क्योंकि 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो -2 चार्ज यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर आप बता दोगे K2। तो इस तरह से पोटेशियम टेट्राक्लोरोप्लैटिनेट 2 आप लोगे, और इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराओगे? आप इसकी रिएक्शन कराओगे इस इथाइलिन के साथ में या एल्कीन के साथ। ठीक है, और इस इथाइलिन के साथ में जब आप रिएक्शन करा दोगे, एक जो क्लोरीन है वो तो रिमूव हो जाएगा यहाँ से, तो ये क्या बना लेगा? प्लैटिनम Cl3, और
ये जो C2H4 है ये एज अ लिगेंड यहाँ पर आ जाएगा, और एक क्लोरीन क्योंकि यहाँ से निकल गया है तो ये इसके पास चार्ज भी माइनस में आ जाएगा, तो एक पोटेशियम भी निकल जाएगा, तो एक पोटेशियम रह जाएगा। और जो एक पोटेशियम निकला है यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से जो एक पोटेशियम निकला है और एक क्लोरीन निकला है, वो दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, KCl फॉर्म कर देंगे, और ये आपका ज़ाइस सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, आप बना सकते हो कुछ दूसरे जैसे कि रोडियम का आप इथाइलिनिक कॉम्प्लेक्स बना सकते हो। वो कैसे बनाओगे, उसको बनाने के लिए इस तरह से हम ओके सो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो रोडियम का जो क्लोराइड है ना, उसकी रिएक्शन कराते हैं। तो ये हम लेते हैं रोडियम का क्लोराइड, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम इस इथाइलिन के साथ, और ये टिन क्लोराइड का सॉल्यूशन की प्रेजेंस में इसको हम परफॉर्म करेंगे, और इथेनॉल में बना हुआ ये सॉल्यूशन होगा। और इसकी जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे ये जो क्लोरीन है, अब इसके दो मॉलिक्यूल काम आएंगे। अच्छा, ये जब ये रोडियम का जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता है इथाइलिनिक, तो वो आपका डाइमेरिक फॉर्म में रहता है, ठीक है ना। सो डाइमेरिक फॉर्म में किस तरह से रहता है, डाइमेरिक फॉर्म में कुछ इस तरह से रहेगा कि ये एक रोडियम और ये दूसरा रोडियम, और इनको ब्रिज करने के लिए ये जो क्लोरीन एटम है ये इनको ब्रिज करता है, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, ये इसको ब्रिज करेगा। और ये जो इथाइलिन है, ठीक है ना, वो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ ये काम आ रहे हैं बॉन्ड बनाने में, ठीक है ना। और इस तरह से आप इसको भी दिखा सकते हो, इस तरह से, है ना, ये इस तरह से और इस तरह से। तो इस तरह से ये कंपाउंड बनाता है किसका, रोडियम का इथाइलिनिक कंपाउंड। इसी तरह से हम इनको बना सकते हैं मेटल कार्बोनिल के साथ में भी। ये मेटल कार्बोनिल लो आप कोई भी, ये हमने मेटल कार्बोनिल ले लिया, मेटल जैसे Fe का ही मेटल कार्बोनिल ले लेते हैं, FeCO5 बनाता है, और इसको आप किसके साथ में रिएक्ट करा दो, इसको आप रिएक्ट करा दो किसी भी अनसैचुरेटेड, अब जैसे यहाँ पर हमने एथिलीन ली थी, यहाँ पर हम ब्यूटाडाइन ले सकते हैं। ये हमने 1,3-ब्यूटाडाइन ले ली और इसके साथ में हमने रिएक्शन करा दी। तो जो यहाँ पे ये जो CO ग्रुप है, वो CO ग्रुप क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दो डबल बॉन्ड्स हैं, ये वाला और ये वाला, इसलिए यहाँ पे दो कार्बोनिल क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और दो कार्बोनिल रिमूव होकर के क्या बनाएगा, CO3। और जो दो वेकेंट पोजीशंस बची हैं वहां पे ये जो ग्रुप है ब्यूटाडाइन का, क्या है ये, C4 और H है 6, C4H6, ये इस तरह से आयरन क्या बना लेगा, इस कार्बोनिल के साथ में एल्काइनिलिक कंपाउंड फॉर्म कर देता है। इसी तरह से दूसरे जो मेटल कार्बोनिल्स हैं उनकी रिएक्शन भी आप अलग अलग तरह के इन अनसैचुरेटेड लिगेंड्स के साथ में करवा करके और बता सकते हो। इसी तरह से और हम इसकी रिएक्शंस देख सकते हैं कि ये रिएक्शंस करता है कि रिप्लेसमेंट रिएक्शंस के जो लिगेंड्स हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है ना। और जैसे कि यहाँ एक कंपाउंड हम आयरन का लेते हैं Fe, और ये दो कार्बोनिल क्लोरो और C5H5, ठीक है, ये कंपाउंड है। अब हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं C2H4 को
in presence of what? In presence of Lewis acid AlCl3 in benzene solvent. अब इस रिएक्शन को जब आप करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो एथिलीन है वो क्या करेगी, वो यहाँ पे ये जो क्लोरीन है कहाँ गया, ये जो क्लोरीन है ये क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा और इसकी जगह ये एथिलीन आ जाएगी। तो क्या कंपाउंड बन जाएगा आपका कंपाउंड बन जाएगा FeCO2 और ये एथिलीन C2H4 और हमारे पास में और क्या था C5H5। ठीक, सो इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा और जो क्लोरीन निकली है यहाँ पे ये क्लोरीन क्या करेगी, ये क्लोरीन इस AlCl3 के साथ में क्या बना लेगी, AlCl4 बना लेगी जिस पर नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो मेटल का एल्काइनिलिक कॉम्प्लेक्सेस हैं वो फॉर्म हम कर सकते हैं। अब ये जो मेटल के इथाइलिनिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनकी जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है ये काफी ज्यादा वेरी करती है और ये मोर रेजिस्टेंट होते हैं रिडक्शन के। ठीक है ना, जैसे कि अगर हम फ्री जो एल्कीन्स होती हैं ये फ्री एल्कीन, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास में दिखाई भी नहीं देती, ये हमारे पास में फ्री एल्कीन है और ये जो फ्री एल्कीन है इसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब कि हाइड्रोजन के साथ में इसको आप रिएक्शन करा दोगे तो इथेन फॉर्म कर लेता है ना, ये इसका रिडक्शन हो गया हाइड्रोजन के साथ में। लेकिन अगर ये कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्म में होगी तो कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्म के अंदर ये ज्यादा रेजिस्ट करती है, मतलब कि बहुत जल्दी से इसका रिडक्शन नहीं होता। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि एक कंपाउंड अगर आप लो यहाँ पे कि ये प्लैटिनम Cl2 और C2H4 ये एल्कीन, ठीक है ना, ये डायमर फॉर्म इसकी, और इसको अगर आप हाइड्रोजन के साथ में रिप्लेस वो करो तो ये क्या करेगा, रिडक्शन कर देगा, प्लैटिनम बना देगा, C2H4 जो है वो C2H6 में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्योंकि इसके दो वो काम आए हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये हमने दो लिए हुए हैं इसलिए दो मॉलिक्यूल इसके बन जाएंगे और HCl फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, अब क्लोरीन कितने हैं, दो और दो चार, चार। तो इस तरह से ये रिडक्शन इसका हो जाता है। इसी तरह से इनको हम रिड्यूस कर सकते हैं जो कुछ ऐसे लिगेंड्स हैं जैसे टेट्राफेनिल फॉस्फीन, उस वो इसको बहुत जल्दी रिप्लेस कर देता है। जैसे कि हम यहाँ पे जाइस सॉल्ट लें और जाइस सॉल्ट होता है आपका के प्लैटिनम का टेट्राक्लोराइड और यहाँ पे C2H4, ये आपने जाइस सॉल्ट ले लिया और इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ में करवाई, इसकी रिएक्शन करवाई आपने PPH3 के साथ। अब PPH3 जो है वो क्या है, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, इसको बोलते हैं ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ट्राइफेनिल फॉस्फीन। ठीक है, और इस ट्राइफेनिल फॉस्फीन में जो फास्फोरस होता है ये डोनर एटम होता है। ठीक है, और पीएच का मतलब है ये है ना C6H5, ये फेनिल है ना, तो फास्फोरस से ये सब जुड़े होते हैं यहाँ पे। इस तरह से आप इसको दिखा सकते हो कि ये आपका तो बेंजीन रिंग अच्छी सी नहीं बने तो ज्यादा माइंड मत करना, बट ये फेनिल ग्रुप है। तो इस तरह से ये आपका ये है टेट्राफेनिल फॉस्फीन और यहाँ पर जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो ये क्या करता है, ये इसको रिप्लेस कर देता है। किसको रिप्लेस कर देता है, ये जो इथाइलिन ग्रुप है इस इथाइलिन ग्रुप को PPH3 रिप्लेस कर देगा और हमें क्या बना करके देगा, हमें बना करके देगा प्लैटिनम टेट्राक्लोरो और ये यहाँ बना देगा PPH3। ठीक है, इस तरह से। और ये आपका पोटेशियम है ही
और क्या निकल गया, यहाँ पे निकल गया C2H4। ठीक है, तो ये रिप्लेसमेंट रिएक्शंस भी शो करते हैं। इनकी भी अगर आप बॉन्डिंग देखो इन कंपाउंड्स में, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो प्लेटिनम है जाइस सॉल्ट में, ये जो प्लेटिनम है, ये प्लेटिनम 3 और एक ये ट्राइफेनल फॉस्फीन, मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी है 4, और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में ये sp2 सॉरी 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में सॉरी dsp2 या sp3, दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है ना, ये आपका टेट्राहेड्रल बनाती है sp3 और dsp2 स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस बनाती है। तो जब हमने इसको स्टडी किया है तो इसकी जो प्रॉपर्टीज आती हैं वो ज्योमेट्री जो स्क्वायर प्लानर है उसके हिसाब से आती हैं। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो dsp2 टाइप का होता है और कुछ इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है कि ये हमारे पास में है प्लैटिनम, ये पहले तो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स आप यहाँ पे इस तरह से बनाते हो, ये प्लैटिनम है इस तरह से। यहाँ पे तो है सब क्लोरीन, ठीक है, और ये जो ग्रुप है, ठीक है ना, ये क्या करेगा, ये CH2 CH2, ठीक। सो इस तरह से ये मेटल देखो इसको दे रहा है, मैं यहाँ पे ये एरो दिखा रहा हूँ, है ना, ये एरो। तो ये एरो का मतलब है कि इसका वैकेंट ऑर्बिटल ने क्या किया है, एक जो लोन पेयर है वो एक्सेप्ट किया है, मतलब कि बैक पाई बॉन्डिंग। अच्छा, ये जो पाई बॉन्डिंग होती है ना, जो ये मैंने दो तरह के जो बॉन्ड बताए आपको, एक तो इस तरह का और दूसरा जो है इस तरह का, जिसमें एक में तो क्या है, जो लिगेंड है वो कार्बन दे रहा है और एक में मेटल दे रहा है। तो ये मेटल जिसमें ये देता है, ये इस टाइप का जो बॉन्ड जो है, जो पाई बॉन्ड बनते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। बैक बॉन्डिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पर उल्टा पैटर्न है कि मेटल के पास में वैसे खाली डी ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इसके फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डोनेट किए जा रहे हैं, इसलिए इसको हम बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। तो ये DsP2 टाइप से स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस देता है, जो यहाँ पे मैंने अभी आपको ये शो किया है, ठीक है। और अगर आप इसको इसकी वो देखो बॉन्डिंग देखो कि किस तरह से ये शो करता है, तो देखो यहाँ पे जो ये एथिलीन ग्रुप है, वो एथिलीन ग्रुप को आप कुछ आप इस तरह से शो कर दो, ये CH2, ये आपका CH2 है ना, तो ये और ये डबल बॉन्ड, राइट, डबल बॉन्ड जो है इसको मैं कुछ इस तरह से शो कर देता हूँ, इसका ये जो ऑर्बिटल्स हैं जो ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना रहे हैं उसको मैंने कुछ इस तरह से शो किया है ना, ये इस तरह से, ये इसके पाई बॉन्ड है, ठीक। अब क्या करेगा, जो मेटल है, ये मेटल, इसका जो खाली ऑर्बिटल है, ये खाली ऑर्बिटल, ठीक, ये खाली ऑर्बिटल इसके पास में आता है, इन दोनों का इंटरेक्शन होता है यहाँ, और खाली ऑर्बिटल का इंटरेक्शन होने के बाद में, और ये मेटल क्या कर देता है, अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको प्रोवाइड कर देता है कुछ इस तरह से। तो इस तरह से इसकी आप क्या दिखा सकते हो, पाई बॉन्डिंग शो कर सकते हो, ठीक है। नाउ अच्छा, ये वाली जो बॉन्डिंग हुई, तो दो तरह की बॉन्डिंग जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये वाली जो बॉन्डिंग है जिसमें इस तरह से क्या किया है इसने कि इसका एम्प्टी ऑर्बिटल और इस p का फिल्ड ऑर्बिटल, ये जो शेडेड है वो फिल्ड ऑर्बिटल है, ठीक है ना, और फिल्ड ऑर्बिटल ने शेडेड इस एम्प्टी ऑर्बिटल को क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। ये मैं एरो इस तरफ ना लिखा के इस तरफ दिखाएगा, ये इस तरफ, ठीक है ना, ये इस तरफ। तो इस तरह की बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, सिग्मा बॉन्डिंग। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, मतलब कि ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, और ये आपका पाई बॉन्ड, ये आपका इसका पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड मैंने यहाँ बना दिया,
और इसका एम्प्टी ऑर्बिटल, अब मैं इसको शेडेड नहीं कर रहा, यहाँ पे देखो मैंने शेड किया हुआ था, शेड किया हुआ था मतलब कि फिल्ड है, और फिल्ड ऑर्बिटल क्या करेगा, इस एम्प्टी ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो पाई यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस तरह से है, और जो मेटल है, ये मेटल मेटल, ठीक है ना, इसका जो ऑर्बिटल है वो इसका ऑर्बिटल कैसा, फील्ड ऑर्बिटल, फील्ड ऑर्बिटल है, तो मैं आपको इसको शेड कर देता हूं, तो ये फील्ड ऑर्बिटल दिखा रहा है मेटल का, तो इसका मेटल का फील्ड ऑर्बिटल इस एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ में क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लिगेंड मेटल को दे रहा है, और यहाँ आप देखोगे तो मेटल जो है वो लिगेंड को दे रहा है, तो इस तरह की बॉन्डिंग है, और इस समय इस तरह की बॉन्डिंग है, तो इन दोनों बॉन्डिंग्स को आप इस तरह से समझ सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ एक और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट। अभी जो विल्किंसन कैटलिस्ट होता है, ये होता क्या है, ये रोडियम का एक रोडियम क्लोराइड और PPH3, ये कंपाउंड होता है विल्किंसन कैटलिस्ट, ठीक है। और इसमें भी आप देखोगे कि PPH3 ये ट्राइफेनल फॉस्फीन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, और क्लोरीन जो है उसका एक मॉलिक्यूल, तो टोटल कुल मिलाकर जो कोऑर्डिनेशन नंबर्स आई है वो इसकी कितनी है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है ना। और ये सेंट्रल मेटल एटम है इसका रोडियम। तो विल्किंसन इसलिए नाम रखा गया क्योंकि विल्किंसन नाम के एक केमिस्ट ने इसको प्रिपेयर किया था, और इसको प्रिपेयर किस तरह से किया था, तो इन्होंने क्या किया था कि रोडियम का जो टेट्राक्लोराइड था उसके साथ, सॉरी ट्राइक्लोराइड जो था उसके साथ में रिएक्शन करवाई, रोडियम ट्राइक्लोराइड और ट्राई हाइड्रेट के साथ 3 PPH3 मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट कराया इथेनॉल की प्रेजेंस में, इथेनॉल की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ ये कि ये रोडियम और 2 क्लोरीन इसके रिमूव हो गए, और यहाँ पे PPH3 जो है वो आकर के अटैच हो गया इस तरह से, साथ में क्या निकली, क्लोरीन और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये Cl3 था, इसमें से केवल एक क्लोरीन हमारी विल्किंसन कैटलिस्ट में रही है, 2 क्लोरीन जो है वो बचती है, तो वो यहाँ पे Cl2 के फॉर्म में अलग हो जाती है, और जो वाटर है वो भी यहाँ अलग हो जाता है, तो हमारे पास क्या बचता है, ये विल्किंसन कैटलिस्ट बचता है, इसको हम बोलते हैं क्लोरो 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 अच्छा, यहाँ पे 3 ये ट्राइफेनिल फॉस्फीन है, तो हम लिखेंगे ट्रिस, ब्रैकेट में आप लिख दोगे ट्राइफेनिल फॉस्फीन, और फिर क्या बचा, रोडियम, रोडियम, ठीक है। और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, आप यहाँ पे देखो, ये तो होता है न्यूट्रल, इसका तो 0 कंट्रीब्यूशन है, इसका कंट्रीब्यूशन -1 का है, और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आ रहा है किसी भी तरह का, यहाँ पे 0 चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब रोडियम जो है वो 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 1, ठीक है। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज को देखो तो ये 2 फॉर्म्स में रहता है, एक का कलर जो है वो वायलेट कलर का होता है, रेड वायलेट कलर का, और एक जो है वो ऑरेंज कलर का होता है, और दोनों ही स्टेजेस में ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स बनाता है, स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसकी जो
हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अगर आप इसकी रिएक्शंस को देखो तो रिएक्शंस आप यहाँ पे इसकी करवा दो तो ये है हमारे पास में रोडियम PPH3 का 3 और अब इसकी अलग अलग तरीके से आप रिएक्शन करा सकते हो। कैसे रिएक्शन करा सकते हो कि इसकी रिएक्शन अगर आप किसी एल्कीन के साथ में कराओ C2H4 तो ये क्या करेगा, जो ट्राइफेनल फॉस्फीन है, ये ट्राइफेनल फॉस्फीन इसको रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे एक ट्राइफेनल फॉस्फीन रिप्लेस हो जाएगी, ये आपका PPH3 ये 2 बचेंगे, ठीक है ना, और इसकी जगह आ जाएगा C2H4, ठीक है, और क्या बन जाएगा PPH3। इस तरह से कर सकते हो, या फिर इसकी रिएक्शन आप और किसके साथ में करा सकते हो, या फिर इसकी रिएक्शन करवा सकते हो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में। अब कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में कराओगे तभी भी क्या होगा, जो PPH3 है वो रिप्लेस हो जाएगा, ये Cl और यहाँ पे एक CS2 जो है वो आ जाएगा और ये बचेगा PPH3 का होल ट्वाइस इस तरह से, और ये बचेगा आपका PPH3, ठीक है। तो ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन दिखाते हैं। इस तरह से अगर कार्बोनिल के साथ में अगर आप रिएक्शन कर दो, सॉरी क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो भी ये क्या करेगा, इसकी जगह कार्बोनिल आ जाएगा और एक PPH3 को ये रिमूव कर देगा। तो इस तरह से इस तरह की रिएक्शन शो करते हैं। और होमोजीनियस कैटलिस्ट में काम आते हैं कि जो एल्कीन्स हैं उसके कैटलिस्ट में मतलब हाइड्रोजनेशन में, जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक एल्कीन ले लिया ये, और इसको आप हाइड्रोजनेशन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट, ठीक है। अब ये विल्किंसन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में बेंजीन सॉल्यूशन लेंगे हम, बेंजीन का सॉल्यूशन, और इसमें जब आप रिएक्शन कराओगे तो ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और इसकी जगह ये जो हाइड्रोजन है, सॉरी ये हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ में अटैच होकर के ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये ऐसा फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स था विल्किंसन कॉम्प्लेक्स, जो डायरेक्ट जो हाइड्रोजिनेशन है एल्कीन्स का, उन एल्कीन्स के डायरेक्ट हेलोजिनेशन सॉरी हाइड्रोजिनेशन में काम में हम इसको लेते थे। अच्छा, इसको हम जो एथीन है उसका हाइड्रोजिनेशन इससे हम नहीं कर सकते, बाकी जितने भी एल्कीन्स हैं उनका हाइड्रोजन हम इसके साथ में कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से ये आपके क्या था, विल्किंसन कैटलिस्ट, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोट्रिस ट्राइफेनल फॉस्फीन रोडियम 1, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे रहेंगे कंपाउंड्स वो होंगे मेटल कार्बोनिल्स, मेटल